Okay, very warm welcome to all. We are doing social responsibilities. इसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो स्किप भी किया है, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे कौन सा पार्ट स्किप किया है. जहाँ पे जरूरत पड़े वहाँ पे मैं मेरा मीनिंग दे दूंगा ऑब्वियसली, बट अगर ऑफिशियली बोर्ड ने स्किप करवाया तो डजंट मेक एनी सेंस कि उसको हम लोग डिटेल में पढ़े. तो बड़ा थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ऐसा भी नहीं कि कुछ उसमें नॉलेज एलिमेंट है. एनीवेज, स्टार्ट करते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, या मैं कहूंगा मैंने एक वर्ड यूज किया था, स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स. तो तुम क्या करोगे, तुम इंटरेस्ट ग्रुप्स भी लिखोगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जनरल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम, जो पहले लास्ट टाइम हमने किया था कि नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. लेकिन एक बात याद रखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात नहीं चल रही, बिकॉज ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेसेस की बात चल रही है, तो अच्छे से ध्यान. ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स में पहला इंटरेस्ट ग्रुप है ओनर्स का, उसके बाद दूसरा इंटरेस्ट ग्रुप है इन्वेस्टर्स का. नाउ आई एडवाइस यू कि ओनर और इन्वेस्टर का एक कंबाइंड आंसर बना दो, उतना तुम्हारा आंसर कम हो जाएगा, उतना पार्ट याद रखने की जरूरत कम पड़ेगी. एक कंबाइंड आंसर बना देते जिसमें पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे लेकिन मगजमारी कम होगा कि ये पॉइंट किसके लिए, वो पॉइंट किसके लिए, ये मगजमारी कम हो जाएगी. लेकिन जनरल आंसर, ओके. और अगर ओनर पूछेंगे या इन्वेस्टर पूछेंगे आंसर सेम ही होगा. कुछ पॉइंट्स तो वैसे भी कॉमन है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो दो अलग अलग क्वेश्चंस मत करो. इंस्टेड ऑफ दैट make a single question, make a one question, उससे बात हो जाएगी. तो we will discuss this owner and investor का part in next lecture, जहाँ पे हम लोग कुछ और भी बात कर लेंगे. हम लोग बाकी पार्ट डिस्कस करते हैं. अभी ओनर इन्वेस्टर छोड़ के ऑब्वियसली करना है, आगे भी कुछ है. यस, यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे. एम्प्लॉइज, कंज्यूमर, कम्युनिटी इन जनरल, ये 3 क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हो जाएंगे, बहुत छोटे हैं. Responsibility towards employees. Now, as you all know, human resource is the most important asset. सबसे important asset कंपनी का एम्प्लॉइज है, क्योंकि मशीन्स कितने भी अच्छी हो, अगर मशीन चलाने वाले अच्छे हाथ नहीं है, कोऑर्डिनेशन करने के लिए अच्छे हाथ नहीं है, प्लान करने के लिए अच्छा दिमाग नहीं है, तो भाई बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा, भले कितने भी अच्छी मशीन हो. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड. अगर एम्प्लॉइज अच्छे चाहते हो तो, या एम्प्लॉइज से एफिशिएंसी चाहते हो तो, सिंपल बात. द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज शुड डेवलप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट. दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए. गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स भी पास किए, लेबर लॉज पास किए. लेबर मतलब वर्कर से रिलेटेड, फैक्ट्री रिलेटेड लॉज. लेबर लॉज में एम्प्लॉइज नहीं आते, स्टाफ नहीं आता, ऑफिस एम्प्लॉइज नहीं आते, वर्कर्स आते. तो सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, स्पेशली वर्कर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया लॉज में. Why? Because गरीब लोग होते हैं, उनके साथ इनजस्टिस होने का चांस कम ज्यादा होता है, क्योंकि उनको जॉब की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. तो बहुत सारे लेबर लॉज रिलेटेड लॉज निकले. एग्जांपल्स दे दूं तो एक बहुत सुपर एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट. स्ट्राइक वगैरह उसमें होता है, स्ट्राइक रिलेटेड प्रोविजंस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट. अगर लिख सको तो लिखो एग्जांपल्स. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर लिख सको तो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ सकता है. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट. नाउ व्हाट इज दैट सर? लेट्स डिस्कस. अगर कोई वर्कर काम कर रहा है ईमानदारी से, मशीन में हाथ अटक जाता है, इंजरी हो जाती है, हाथ कट जाता है, तो उसका तो लाइफ लॉन्ग नुकसान हो गया. तो वो एम्प्लॉयर का ड्यूटी है कि उसको कॉम्पेंसेशन देना. बात समझ रहे हो? तो उसके लिए भी एक लॉ है कॉल्ड एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट. ये दो सबसे काम के एक्ट. एक फैक्ट्रीज एक्ट भी है जो तो याद रह ही जाएगा. फैक्ट्रीज एक्ट ईयर 1948 है. नहीं, ईयर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वैसे भी सिलेबस में नहीं है. बट आई एडवाइस यू कि अगर लेबर लॉ उन्होंने दिया है, सो एक दो एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं. फैक्ट्रीज एक्ट तो इट इज वेरी सिंपल टू रिमेम्बर. एक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट
और एक है एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट। ये हर किसी के नहीं करना है, 1923 वगैरह वो सब नहीं, 1947 का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सर नाम याद नहीं रहा तो फैक्ट्रीज एक्ट तो याद रह ही जाएगा, बट फैक्ट्री नहीं, फैक्टरीज, प्लूरल, प्लूरल, सिंगुलर नहीं, प्लूरल, फैक्टरीज एक्ट। और अगर 2-3 एक्ट्स लिख रहे हो तो 1 बाय 1 लिखना, लाइंस भी ज्यादा पड़ेगी। हमको आंसर जितना हो सके उतना एक्सपांड करना है, ये बात अच्छे से ध्यान दो। हमको जितना हो सके उतना आंसर को एक्सपांड करना है, खाली कंटेंट नहीं चलेगा, लेंथ भी चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, सिंपल जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉइज को क्या चाहिए? जॉब सिक्योरिटी चाहिए। मतलब सर, मतलब परमानेंट जॉब कर दो, सो दैट एम्प्लॉइज पीसफुली काम कर सके। सिक्योरिटी ऑफ जॉब प्रोवाइड्स मेंटल पीस and employees can work with full dedication and concentration. Commitment with the work will raise the morale, motivation and loyalty towards organization. तो एम्प्लॉइज का जज्बा बढ़ जाता है, एम्प्लॉइज की लॉयल्टी बढ़ जाती है अगर उसका जॉब परमानेंट किया तो। वेल, आई वुड लाइक टू डिफर कि गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज्यादा जॉब सिक्योरिटी होता है, कोई काम नहीं करता, लेकिन ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आइडियल कॉन्सेप्ट ये है। रियल लाइफ में ऐसी सब बातें नहीं होती। अगर तुम जॉब सेव कर दोगे, स्पेशली गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जॉब सर फिक्स जॉब्स निकालते नहीं है, अनलेस एंड अनटिल चोरी वगैरह करते हुए पकड़े जाओ, तब तक तो निकालने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे केस में कितना काम होता है ये सब जानते हैं। एनीवेज, लेकिन हमको कोई विशेष टिप्पणी नहीं करनी है, विल स्टिक टू द सिलेबस कि जितना जॉब सिक्योरिटी दोगे एम्प्लॉयज को उतना वो they will work with more dedication, more concentration, they will be very loyal to you, etc. पता नहीं कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, आजकल ऐसे लोग होते होंगे। चलो सेकेंड पॉइंट, हरिश्चंद्र के जमाने की बात चल रही है कि अगर परमानेंट जॉब दे दो तो बेचारे ईमानदारी से काम करेंगे। सेकेंड पॉइंट, फेयर रेम्यूनरेशन। ऑब्वियसली भाई, जॉब सेव करो लेकिन तुम लोग पैसे नहीं दोगे एम्प्लॉयज को तो कहते किधर से काम करेंगे, तो रेम्यूनरेशन तो चाहिए। तो रेम्यूनरेशन में क्या आएगा सर? सैलरी, वेजेस तो आएगा ही, प्लस अदर अलाउंसेस, बोनस एटसेट्रा। हर चीज जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे उसको रेम्यूनरेशन में हम लोग कंसिडर कर देंगे। सैलरी वेजेस तो है ही, वर्कर होगा तो वेजेस, ऑफिस एम्प्लॉय होगा तो सैलरी। But in addition to salary or wages, bonus, incentives, allowances मतलब सर फिक्स अमाउंट मिलती है महीने में। से फॉर एग्जांपल हाउस रेंट अलाउंस, हर महीना तुम अगर रेंट पे रह रहे हो तो तुमको एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। या तुम्हारा घूमने का जॉब है, ट्रैवलिंग ज्यादा है तो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिल सकता है, बहुत सारी चीजें मिल सकती है। अलाउंस में मतलब फिक्स अमाउंट हर महीने अदर देन वेजेस सैलरी मिलता है उसको। सर यहाँ पे अलग दिया है ओवर टाइम अलाउंस। ज्यादा काम करोगे, जितना टाइम करना चाहिए उससे ज्यादा टाइम काम करोगे तो उसके लिए ओवर टाइम अलाउंस मिलता है। रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। सही बात है, जैसा काम होगा अकॉर्डिंगली रेम्यूनरेशन फिक्स होगा, करेक्ट है। सुटेबल वेज प्लान प्रोवाइडिंग इंक्रीमेंट्स एंड रिवीजन। व्हाट इज इंक्रीमेंट? टाइम टू टाइम उसको बढ़ाओ वेजेस को, एंड रिवीजन ऑफ वेजेस इज एसेंशियल। बार बार उसको रिवाइज करते रहो कि भाई बराबर है या नहीं, रिव्यू करते रहो इन शॉर्ट कि वेदर द वेजेस इज फेयर और नॉट, सो दैट टाइम टू टाइम तुम लोग वो वेजेस बढ़ा सको। बहुत ज्यादा दोगे तो भी कंपनी को प्रॉब्लम है। परफेक्ट वेजेस होना चाहिए, फेयर होने चाहिए। वो ऐसे नहीं बोल रहे कि ज्यादा होने चाहिए, वो बोल रहे फेयर होने चाहिए। बिकॉज बहुत ज्यादा तुम उसको एम्प्लॉयज को इंसेंटिव्स वगैरह दोगे तो भाई प्रॉफिट कम हो जाएगा, फिर बिजनेस डूब जाएगा। बैलेंस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। वेरी लॉजिकल अगेन, वर्कर्स को सेफ्टी मेजर्स दे दो, मतलब हाइजीन मेंटेन रखो एट वर्क प्लेस, कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी। ये काय का हेल्थ में आता है? नहीं, जरूरी है। प्रॉपर सैनिटेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स, बोलने की जरूरत नहीं,
सैनिटेशन चाहिए, साफ सुथरी चीजें चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स प्रीमाइसेस, ताकि वो जो मैंने बोला था वैसे एक्सीडेंट्स ना हो, है ना। अगर प्रॉपर मशीन मेंटेन नहीं है, उसकी वजह से वर्कर का एक्सीडेंट हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? एम्प्लॉयर। इट इज द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू चेक वेदर द machines are in proper condition or not. Premises must be done to prevent accidents and to control pollution as well. Safety equipments like hand gloves, safety shoes, helmets जरूरी होगा तो, goggles, mask, depends कि तुम्हारा क्या काम है, should be provided to concerned employees. से फॉर एग्जाम्पल वो वेल्डिंग का काम कर रहा है तो उसके ऊपर वो मास्क चाहिए, वो शील्ड चाहिए टू प्रोटेक्ट। गॉगल्स वही सेम चीज, वैसा कुछ काम होगा तो। हेलमेट्स अगर माइंस में वगैरह काम कर रहे होंगे तो, सेफ्टी शूज वही माइंस पे काम कर रहे होंगे तो, हैंड ग्लव्स जरूरत पड़े तो, ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ये ट्रेड यूनियन की बात हमने लास्ट लेक्चर की थी। मैंने बोला था ट्रेड यूनियन मतलब वर्कर्स यूनियन, तो उनकी यूनियन बनती है तो भाई उसको तुम रिकॉग्नाइज करो, उसको पहचान देना जरूरी है ट्रेड यूनियन। नहीं तुम यूनियन नहीं बनाओगे, नहीं तो फिर हमारे साथ झगड़ा कर लोगे, ये तुम ऐसा अगर स्टैंड लोगे ना तो वर्कर्स अच्छे से काम नहीं करेंगे। उनकी यूनियन बनती है तो ठीक है, अच्छी बात है, यू शुड एनकरेज, यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू द ट्रेड यूनियन। देखो, it is responsibility of business organization to maintain industrial peace. Employer must recognize the workers' right to join trade union. Employer should not restrict employees from forming trade union. वही बात है। Divide and rule policy should not be followed. Favorite policy था ब्रिटिशर्स का, डिवाइड एंड रूल। जितना हो सके उतना तोड़ो, जोड़ो नहीं तोड़ो, जितना हो सके उतना तोड़ोगे उतना भाई तुम लोग रूल कर सको। तो वर्कर्स के बीच में झगड़े लगा के क्या हो जाएगा, उनको एक साथ नहीं ला पाओगे, तुम लाओगे और उससे तुम उन पे रूल करोगे। ये अप्रोच बहुत गलत है। मैनेजमेंट शुड सॉर्ट आउट वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स बाय होल्डिंग टॉक्स और नेगोशिएशंस विद सच यूनियंस। मैनेजमेंट एंड यूनियन शुड एग्री टू बैन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। देखो कैसा है ना कि अगर तुम उनकी डिमांड सेटिस्फाई करोगे तो वो स्ट्राइक, व्हाट इज लॉकआउट एंड व्हाट इज स्ट्राइक, सुनो ध्यान देखिए। स्ट्राइक कौन करता है वो तुमको अच्छे से पता है, हमारी मांगे पूरी करो। तो अगर वर्कर्स के डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो रहे, वर्कर्स को रीजनेबल वेजेस नहीं मिल रहे, वर्कर्स को रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, या बहुत काम ज्यादा दे रहे और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से वर्क वेजेस कम दे रहे, इनह्यूमन कंडीशन है, ऐसे केस में वर्कर्स क्या कर लेंगे, अपने डिमांड्स को पहले रेज करेंगे कि भाई हमारी डिमांड सेटिस्फाई करो। अगर एम्प्लॉयर रिफ्यूज करेगा तो भाई स्ट्राइक पे जाता है, अदरवाइज कोई स्ट्राइक पे नहीं जाता। वर्कर्स सब चाहते हैं कि उनको काम मिले और सब काम करना चाहते हैं, लेकिन डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो रहोगे तो फिर क्या करेंगे, तो फिर स्ट्राइक पे चले जाएंगे। अगर ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में, सुनो, कि वर्कर स्ट्राइक पे गए, डिमांड अनरीजनेबल है, एम्प्लॉयर को लगता है कि नहीं यार ये डिमांड, ये कुछ ज्यादा फायदा उठा रहे हैं क्योंकि इनके पास एक अच्छा हथियार मिला है स्ट्राइक का, और लॉ भी सपोर्ट करता है स्ट्राइक को कि अगर वर्कर्स डिमांड मांग रहे हैं और एम्प्लॉयर डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो भाई तुम स्ट्राइक पे जा सकते हो, तुमको उसके वेजेस मिल जाएंगे। तो ये इस बात का गलत फायदा उठा रहे हैं, इससे मेरा नुकसान होगा। और वो ऐसा है ना, ये ऐसे काम कर रहे, नाक दबाओ मुंह खुलेगा, मतलब मेरी नाक दबाने की कोशिश कर रहे तब मेरा मुंह खुले, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो अभी इसके अगेंस्ट एम्प्लॉयर के भी हाथ में कोई हथियार होना चाहिए। वर्कर्स के हाथ में हथियार है स्ट्राइक, तो एम्प्लॉयर के हाथ में हथियार है लॉकआउट। ये माइथोलॉजिकल सीरियल्स वगैरह देखे होंगे तो देखो ना, एक साइड से बाण जाता है फिर दूसरे साइड से भी बाण जाता है, दोनों के हाथ में धनुष और बाण होना जरूरी है, तो उसको युद्ध बोलते हैं। तो युद्ध का वो तो जुल्म हुआ। तो बात ये है कि वर्कर्स अगर स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो एम्प्लॉयर लॉकआउट कर देगा, मतलब वो धमकी देगा कि चुपचाप काम पे आ जाओ, नहीं आएंगे। देखो वापस एक बार बोल रहा हूँ, चुपचाप काम पे आ जाओ, नहीं आएंगे। एक बार फिर से वार्निंग दे, नहीं आएंगे सर, अटी के मत आओ,
मैं दुकान बंद करके जा रहा हूँ, मैं फैक्ट्री बंद करके जा रहा हूँ, 7-8 दिन 10 दिन अगर फैक्ट्री बंद रहेगी तो टेक्निकली मेरा नुकसान होगा, लेकिन मैं रास्ते पे नहीं आऊंगा। 7-8-10 दिन अगर तुमको काम नहीं मिलेगा और तुम बाहर स्ट्राइक करोगे, तुमको वेजेस भी नहीं मिलेगा, तुम्हारा काफी नुकसान हो जाएगा। तो ये मेरा वेपन है, अगर मैं एम्प्लॉयर हूं, तुम वर्कर्स हो, तो मेरा ये वेपन है कि मैं लॉकआउट करूं। लेकिन ये सब तभी यूज होते हैं जब कुछ तुमको लगता है कि कुछ अनरीजनेबल हो रहा है। इफ आई बिलीव कि जो वर्कर्स के डिमांड है वो अनरीजनेबल है, तो आई लॉक आउट द प्रीमाइसेस। मैं चाहता हूं कि काम हो, लेकिन वर्कर्स नहीं चाहते, इसलिए मैं लॉकआउट पे जाऊंगा। आई होप आई एम क्लियर। अच्छा, अभी यहाँ पे तुम ऑब्वियस क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये तो मतलब कैसे वेजेस वगैरह कैसे डिसाइड होगा। बात सिंपल है, अगर तुम्हारे डिमांड्स रीजनेबल है तो तुमको स्ट्राइक का जितना भी तुमने स्ट्राइक किया है पूरा वेजेस मिलेगा। और अगर डिमांड्स रीजनेबल नहीं है इसलिए एम्प्लॉयर लॉकआउट पे गया, डिमांड्स रीजनेबल नहीं है वर्कर्स, तो उस पीरियड के लिए एम्प्लॉयर को कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। लॉकआउट अनरीजनेबल था तो अगर एम्प्लॉयर को वेजेस देना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट, यही चलेगा। भाई किसकी गलती है उसको भुगतना पड़ेगा। नहीं, दो टाइप के ट्रेनिंग्स होते हैं एक्चुअली, एक इंट्रोडक्शन है, एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग है, सेकंड लिंक पे मिल जाएगा। बाकी सब सिंपल है, बाकी सब तुम अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बट टू थिंग्स यू शुड रिमेंबर, एक है इंट्रोडक्शन, दूसरा रिफ्रेशर। इंट्रोडक्शन मतलब सर पहली बार जब ज्वाइन कर रहे हैं कंपनी को तो समझना तो चाहिए कि क्या होता है, तो उसके लिए ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, विच इज वेरी एसेंशियल। एंड व्हाट इज रिफ्रेशर ट्रेनिंग सर? अपडेट करना पड़ता है एम्प्लॉयज को, टू कंडक्ट एम्प्लॉयज अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। जो भी डेवलपमेंट होगी मशीन्स में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कुछ भी डेवलपमेंट, तो अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज को रिफ्रेशर ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, तो लास्ट टाइम पे है एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, सो पॉइंट 6 इज डन। नो पॉइंट 7, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये मैनेजमेंट में भी आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अगर तुमने नोटिस किया है तो वो सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा नोटिस किया होगा, तो अभी उसको पीपीटी में वगैरह ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, तुम इजीली इमेजिन कर सकते हो। नटू काका नाम का कैरेक्टर जेठालाल से बोलता है, शेठ जी पगार बढ़ाओ, सेठ जी पगार बढ़ाओ। और इतने साल हो गए सेठ जी पगार नहीं बढ़ा रहे, फिर भी नटू काका सिंसियरली काम कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि जेठालाल बार बार नटू काका को अपनी दुकान बोलता है। अमेजोन नहीं, अपनी दुकान मतलब हमारी दुकान है, आप हमारे घर के हो नटू काका। कभी कभार टिफिन ला दिया तो टिफिन शेयर कर लिया, काका बोल दिया। इससे क्या होता है, इससे रिलेशन अच्छा बनता है। डिसीजन मेकिंग में नटू काका की मदद ली, मतलब एडवाइस लिया। इससे क्या होता है कि उसको एक वैल्यू दे देते हो तुम लोग, उसको एक रिस्पेक्ट दे देते हो तुम लोग। अभी वो बंदा अगर छोड़ना भी चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन को तो 10 बार सोचेगा, बिकॉज उसको वो रिस्पेक्ट मिला। और यूजुअली देखो वर्कर्स में ऐसा होता है, वर्कर्स का दे आर फ्रॉम वेरी वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनको रिस्पेक्ट भी नहीं ज्यादा मिलता, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा है कि जिसके पास जितना इनकम उतना उसको रिस्पेक्ट मिलता है। सो रिस्पेक्ट इज गिवन एज पर जितना बैंक में जितना पैसा अकॉर्डिंगली उसको रिस्पेक्ट मिलता है, और उसकी गलत बात भी सही हो जाती है। माइट इज राइट इज द प्रिंसिपल। और माइट मतलब इस ताकत की जरूरत नहीं है,
ताकत मतलब मनी पावर होनी चाहिए। जिसके पास मनी पावर है ऑब्वियसली उसका एक रिस्पेक्ट ही बढ़ जाता है। वर्कर्स का कोई रिस्पेक्ट नहीं होता, टू बी वेरी फ्रैंक, और सबको पता है ये सब चीजें। तो बाहर कोई नहीं पूछता, यूजुअली घर में भी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं होता, लेकिन इसको अगर एम्प्लॉयर रिस्पेक्ट देता है इतना बड़ा, तो वर्कर्स को एक दैट द इंग्लिश में दैट इज कॉल्ड एज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो जाता है कि भाई अपनी कंपनी है, मुझे रिस्पेक्ट मिलता है यहाँ पे। तो बंदा 10 बार सोचेगा कंपनी छोड़ने से पहले। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। एक तो उसको रिस्पेक्ट दो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उसको पार्टिसिपेट करवाओ मैनेजमेंट में कि यार तुमको क्या लगता है। देखो जरूरी नहीं है कि तुम उसका डिसीजन सुनो, उसकी एडवाइस सुनो, लेकिन उसको एटलीस्ट वैल्यू दे रहे हो, फर्क पड़ता है। अगर बिजनेस करोगे तो वर्कर्स को हमेशा याद रखो, किसी एम्प्लॉयज को अगर तुमको लगता है कि ये एम्प्लॉय तुम्हारे पास रहे तो थोड़ा इनफॉर्मल रिलेशन बनाना जरूरी है, थोड़ा उसको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाना जरूरी है। दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड। इसमें पैसा कुछ नहीं लगता, लेकिन तुम उसको खरीद लेते हो। 4-5 बार तुम उसको अपना अपना बोलोगे ना, तो तुम लोग उसको खरीद लेते हो। ये एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बिकॉज तुम यही चाहोगे कि वो बंदा तुम्हारे पास रहे। तुम उसके साथ जुल्म नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो जल्दी छोड़ के चला जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को तो तुम्हारा नुकसान होगा। वैल्यूएबल एक टैलेंटेड पर्सन तुम खो दोगे जो तुम्हारे बिजनेस को अच्छे से जानता है। और रिस्क भी ये रहते कि अगर वो कॉम्पिटिटर के पास चला जाए, क्योंकि कॉम्पिटिटर तो उसको हंसी खुशी ले लेगा, एक्सपीरियंस है, प्लस जानता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे स्ट्रेटेजीज। तो अगर वो राइवल के पास चला गया, कॉम्पिटिटर के पास चला गया, तो तुम्हारा और नुकसान हो सकता है। तो भाई एम्प्लॉयज की कदर करो। फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि भाई जितना हो सके उतना एम्प्लॉयज की कदर करो, उनको रिस्पेक्ट दो। उससे क्या होगा, उससे उनको अच्छा भी लगेगा, प्लस वो बंदा 10 बार सोचेगा जॉब छोड़ने से पहले। दैट हेल्प्स टू रिड्यूस, एक इंपॉर्टेंट टर्म है इसके बारे में सुन लो, लेबर टर्नओवर। यहाँ पे नहीं दिया है बट यू शुड राइट, मैनेजमेंट में आने वाला है। व्हाट इज लेबर टर्नओवर सर, व्हाट इज लेबर टर्नओवर? आई टेल यू व्हाट इज लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर मींस इफ वन एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन परमानेंटली, छोड़ के चला जाता है, तो उसको लेबर टर्नओवर बोलते हैं, विच इज वेरी बैड। बिकॉज एक बहुत मेहनत करके तुमने एक एम्प्लॉय को डेवलप किया है एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, वो बंदा सेट हो गया है। अभी वो छोड़ के चला जाएगा तो उसके जगह पे नया बंदा आएगा, उस पर भरोसा रखे नहीं रखे, उसको ट्रेनिंग दे, तो उसमें काफी टाइम चला जाएगा। प्लस तुमने जो पिछला एक आदमी कमाया है, उसके ऊपर जो ट्रेनिंग दिया था वो ऑलमोस्ट वेस्ट हो गया। तो इट इज योर ड्यूटी, इट इज यू शुड ट्राई to participate the workers in the management process. The workers must encourage to take part in the management by forming workers committee, suggestion schemes, profit sharing can be encouraged by management. What is profit sharing? अगर वो वर्कर के आइडिया में दम है तो भाई जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक सर्टेन शेयर वर्कर को दे दो, पर ये ऐसा कभी करते नहीं है कोई। उसको रिवॉर्ड दे दो। बेस्ट थिंग इज इट विल रेज देयर मोरल, इंक्रीज देयर मोरल, मींस मोटिवेशन, दे विल and give them to a sense of belonging। ये तो बोला था, दिया है sense of belonging दिया है। What is sense of belonging? अपनी कंपनी है, अपनी कंपनी है। अगर अपनी कंपनी है ये तुम अगर वर्कर के माइंड में फिक्स करवा दो, और अगर उसको लगने लगे कि ये अपना बिजनेस है, तो वो छोड़ के नहीं जाएगा। एटलीस्ट वो 10-15 बार सोचेगा छोड़ के जाने से पहले। और तुमको बार बार सैलरी बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, मतलब तुम्हारा पैसा भी बच जाएगा। बस 2-4 मीठी बातें टाइम टू टाइम। और ये आजकल कॉर्पोरेट्स में भी होता है, बीच में पार्टीज दे दो, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ऐसे अवार्ड्स डिक्लेयर करो। क्या होता है, बड़ी सिंपल बात, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वगैरह डिक्लेयर होता है, परफॉर्मर ऑफ द ईयर ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ ऐसे ट्रॉफीज होते हैं, कुछ ज्यादा नहीं रहता, बस पूरे ऑफिस के सामने उसका सत्कार होता है। अभी देखो ये बहुत लोग इसके भूखे होते हैं, बहुत लोगों को चाहिए कि भाई वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, तो बहुत लोग उस अवार्ड के लिए कोशिश करेंगे।
एक नहीं करेगा, एक को तो अवार्ड मिलेगा, लेकिन काम बहुत लोग करेंगे। उससे क्या होगा, एम्प्लॉयर का फायदा होगा। जाएगा क्या 200-300 रुपए की ट्रॉफी, बात समझ रहे हो? तो सैलरी बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ऐसा नहीं कि बढ़ानी नहीं चाहिए, लेकिन ये सब चीजें बहुत काम की आजकल कॉर्पोरेट्स में चलती है। बात अच्छे से ध्यान दो, और अगर तुम एम्प्लॉय की तरह ज्वाइन हो रहे हो तो बहुत अच्छे से ध्यान दो, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बता रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर एहसान किया जा रहा है। बहुत कम लोग होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो कोई नहीं होता। रेयरली कोई कंपनी होती है जो सच में एम्प्लॉयज के भले के लिए काम करती है। तुम तुम्हारा फायदा देखो, कंपनी अपना फायदा देखेगी, बस यही है। ईमानदारी से काम करो, घर पे जाओ पगार लेके। एनीवेज, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्रमोशंस एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, ऑब्वियसली एम्प्लॉयर ने कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन दे, ताकि एम्प्लॉय वहीं पे रहे। सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो। तुम बार बार उसको प्रमोशन नहीं दोगे तो बंदा छोड़ के चला जाएगा। पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी होनी चाहिए। देखो, प्रमोशन टू देयर अपॉर्चुनिटीज एंड प्रमोशन टू देयर टैलेंटेड एम्प्लॉइज, मतलब हम जैसे लोग टैलेंटेड, they should give proper information about qualifications, skills and experience required to obtain promotion. Understand this thing. मैंने क्लियरली बोलना चाहिए तुम लोगों को, अगर मैं एम्प्लॉयर हूं, तुम एम्प्लॉइज हो, तो कि दिस इज द क्राइटेरिया टू गेट प्रमोशन। अगर तुम प्रमोशन चाहते हो तो तुमको इतना इतना टारगेट अचीव करना पड़ेगा। सो एम्प्लॉइज परफेक्टली काम करे in order to get promotion. It will increase the awareness among the employees and they will also be motivated to take efforts. तो और अच्छे से काम करेंगे ताकि प्रमोशन मिले। उनको भी तो चाहिए प्रमोशन, प्रमोशन के साथ सैलरी भी तो बढ़ता है। So 9 point, proper grievance procedure. What is grievance? Grievance means complaints, queries. तो जितने भी grievances होते हैं employees के, it is the duty of the employer to solve those queries promptly, quickly. अगर कोई सीरियस कंप्लेंट है तो इन्वेस्टिगेशन करो, कुछ भी हो सकती है। All queries should be sorted quickly. The employees must feel satisfied. Investigations and necessary action should be taken to settle their grievances. कुछ गलत हुआ है किसी एम्प्लॉय के साथ, तो अगर वो कंप्लेंट करता है मैनेजमेंट को, इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर एंड सॉल्व द ग्रीवेंस। 10 पॉइंट, लास्ट पॉइंट, मिसलेनियस, मतलब अदर्स। फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉइज, जितना हो सके उतना। पार्शियलिटी मत करो, सबको फेयर ट्रीटमेंट दो। To recognize, appreciate and encourage special skills of employees. To introduce code of conduct. What is code of conduct? Rules and regulations. Employees के rules पहले ही decide कर लो. To provide opportunities for meaningful work and to recognize goals. Employees को अच्छा काम दो, जिसको जैसा इंटरेस्ट है अकॉर्डिंग टू उसको वो काम दे दो, उनके गोल्स को रिकॉग्नाइज करो। टू प्रोटेक्ट रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल राइट्स। होते हैं ना यार एम्प्लॉयज, बहुत सारे धार्मिक होते हैं, छुट्टी दे दो, है ना। सोशल राइट्स होते हैं, उनके ग्रुप बनाओ, पिकनिक लेके जाओ। पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, डेमोक्रेसी, जितना हो सके उतना उनके राइट्स को पहचानो। भाई वो बंदे ईमानदारी से काम कर। अलाउइंग फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स। इनफॉर्मल ग्रुप्स, ट्रेड यूनियन नहीं, उनके इनफॉर्मल ग्रुप्स बन रहे दोस्तों के, उनको ब्रेक नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है यार, तुम तुम्हारे ग्रुप बनाओ, हम तुमको नहीं तोड़ेंगे तुम्हारे ग्रुप्स को। ये सारी चीजें अगर तुम अभी ए टू एफ पॉइंट करना जरूरी है क्या? इतना सब नहीं, 3-4 कर लो चलेगा। टोटल हाउ मेनी पॉइंट्स? 10 पॉइंट्स। कितने मार्क के लिए पूछेंगे? 5 मार्क्स। 10 मार्क के लिए नहीं आएगा गारंटी। तो सर 10 पॉइंट क्यों करने के? मत करो। बट अगर उन्होंने 10 पॉइंट दिए हैं तो राइट 7 to 8 पॉइंट्स। हाँ, 8 पॉइंट्स लिखना। 2 पॉइंट छोड़ दो चलेगा। कौन से 2 छोड़ोगे? तुम्हारे हिसाब से तुम छोड़ो, कोई भी 2 छोड़ सकते हो। सर हम मिसलेनियस छोड़ देंगे, चलेगा। तो ये था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। नाउ नेक्स्ट पार्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। आई गेस यही एक ही होगा क्वेश्चन आज के लेक्चर में, मुझे लगता है तीसरा नहीं हो पाएगा। Responsibilities towards consumer. Now consumer is the king of the market. At least he should be the king of the market. Actually होता नहीं है,
The consumer is the king of the market, but in reality, experience is different. Sorry, business cannot work without consumer. The survival and growth of business depends on consumer satisfaction. तुमको तो सेपरेट चैप्टर भी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो वो करने के बाद ये और सिंपल हो जाएगा आंसर. The commercial organization should win the confidence of consumer. This is possible by following positive attitude towards customers and following social responsibility. इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, 2-3 लाइन लिख दो बस हो गया. और वो इसमें से भी करने की जरूरत नहीं है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का सेपरेट चैप्टर है, वो करने के बाद तुम ये पैराग्राफ आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो. फर्स्ट क्या चाहिए? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. व्हाट कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. तो हर ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होना चाहिए जो परफेक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करे और जो इंफीरियर या सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स निकलते हैं इंस्पेक्शन के टाइम उनको रिजेक्ट कर दे. रिजेक्ट होता है वो रिजेक्टेड माल फिर बाद में सेल में अवेलेबल हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन जितना हो सके उतना क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे. आईएसओ नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. कभी देखा होगा तो ISO 9001 2000 सर्टिफाइड, 2008 सर्टिफाइड वगैरह ऐसा होता है. ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखते हैं. स्कूल्स के बारे में भी इंटरनेशनल स्कूल्स लिखा जाता है ना, इंटरनेशनल स्कूल्स, उनको ISO सर्टिफिकेशन मिलता है, which means उनके स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल लेवल के हैं. इस ताकि वो और फीस डिमांड कर सके. एक स्टैंडर्ड ले लेंगे, एक सर्टिफिकेशन ले लेंगे, फिर बाद में उसके ऊपर वो फीस के नाम से लूटेंगे कि हम इंटरनेशनल स्कूल है वगैरह, और लोग देते हैं. मुझे उसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करना है, आजकल लोग सोचने लगे इसके बारे में, और अभी तो एजुकेशन पॉलिसी में भी चेंजेस हो गए, देखते हैं कब इम्प्लीमेंट होंगे. एडवाइस यू थोड़ा सा देख लेना गूगल पे कि क्या चेंजेस हो रहे. अकॉर्डिंगली यू कैन फ्यूचर योर प्रेडिक्ट कि फ्यूचर क्या होगा. काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है आज का कल का पार्ट. सो अकॉर्डिंगली तुमको भी थोड़ा दिमाग चलाना है, खाली रटाया नहीं चलेगा. Is the latest trend towards quality products, quality control. This ensures customers about quality products. ठीक है, सिंपल सा बात. Second, fair prices. Obviously, भाई मेन चीज है कंज्यूमर को दो ही चाहिए रहे. एक तो तुम अच्छे गुड्स दो और फेयर प्राइसिंग दो. सो हाई प्राइसिंग नहीं होना चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए. इट इज नॉट पॉसिबल टू फूल द कस्टमर्स एट ऑल द टाइम. तुम बार कस्टमर्स को फूल नहीं कर सकते, उल्लू नहीं बना सकते. फेयर प्राइस, कन्वर्ट वन टाइम कंज्यूमर टू परमानेंट कंज्यूमर. सिंपल सी बात है, लॉयल्टी जीत लेते हो उसकी. अगर तुम फेयर प्राइसिंग करोगे तो फिर वो बार आएगा. MRP सुना होगा, हर प्रोडक्ट के ऊपर रहता है. पैकेज प्रोडक्ट, हर पैकेज प्रोडक्ट के ऊपर MRP रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसमें टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं. शुड बी प्रिंटेड ऑन एवरी पैकेट. रिटेलर शुड नॉट चार्ज एनी एक्स्ट्रा अमाउंट. ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए चार्ज. रिटेलर ही चार्ज करते हैं, कंपनी कभी नहीं चार्ज करती MRP के ऊपर, रिटेलर्स चार्ज करते हैं. नहीं करना चाहिए. हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्राइस बढ़ाया था विदाउट एनी रीजन, ये लॉकडाउन के चलते, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स का ऑब्वियस डिमांड बढ़ गया था. एक और भी रीजन था कि कुछ प्रोडक्ट्स का प्राइस कम नहीं किया, क्योंकि देखो बात ये है कि GST अगर बढ़ा देंगे तो हम प्राइस बढ़ा देंगे. GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अगर GST बढ़ा देंगे तो मैं प्राइस भी बढ़ा दूंगा. टैक्स बढ़ गया तो प्राइस बढ़ गया फाइनल कंज्यूमर को. तो GST कम होने के बाद मैंने प्राइस तो कम करना चाहिए ना, नहीं किया कम. कॉस्ट उतना ही था, टैक्स भी कम करवा दिया. अच्छा, टैक्स बढ़ा दिया था तो मैंने प्राइस बढ़ा दिया था, लेकिन टैक्स कम करने के बाद किसको याद रहता है मैंने प्राइस कम ही नहीं किया. बहुत सारा हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उसके ऊपर, उसका शेयर का प्राइस भी नीचे गिरा था लॉकडाउन में. लॉकडाउन की वजह से नहीं, उल्टा लॉकडाउन में इनके प्राइसेस बढ़ने चाहिए. अनफेयर प्रैक्टिस यूज किया यूनिलीवर ने, इसकी वजह से. एनीवेज, यही था. गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, फेयर प्राइसिंग भी होनी चाहिए. थर्ड पॉइंट, कस्टमर सेफ्टी. प्रोडक्ट सेफ होने चाहिए, खास करके ईटेबल्स है ना. The businesses must ensure that the products supplied will not adversely affect the life and health of the customer. Unsafe products should not be marketed. Consumer should be warned of any unsafe goods. खुद ही कैसे बोलेंगे सर अनसेफ है? नहीं, ऐसा नहीं. There are chemicals.
केमिकल्स के ऊपर लिखना चाहिए टॉक्सिन्स, राइट, हैजार्डस केमिकल्स आर देयर, डेंजर लिखा होता है, कभी देखा होगा तो कैप्शन प्रोडक्ट में, दैट इज नेसेसरी। क्यों देते हैं? दैट इज नेसेसरी ताकि कंज्यूमर सेफली यूज करे उनको। सो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी गिवन ऑन एवरी प्रोडक्ट बाय द प्रोड्यूसर। वेरी लॉजिकल आंसर्स आर देयर, सारे लॉजिकल आंसर्स है, आराम से तुम याद रख सकते हो। कुछ लोग स्टूडेंट्स क्यों नहीं पता नहीं बोलते कि ये सर हम ऑप्शन में छोड़े क्या, बहुत साहब ट्राई है सर, ये थोड़ी पूछेंगे नहीं, ये क्वेश्चन एक आता है इसके ऊपर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और देखो उन्होंने ये कट भी नहीं किया, और प्रीवियस जो सिलेबस में था वो इस पे एक क्वेश्चन कंफर्म था, मतलब या तो कंज्यूमर पूछते थे, या तो एक गवर्नमेंट है, या तो सोसाइटी इन जनरल है, या इन्वेस्टर ओनर है, इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही था। इट्स वेरी लॉजिकल। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वर्ड टू वर्ड करना है, खाली हेडिंग्स देख लो। सेफ्टी होनी चाहिए, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट्स ऑनेस्ट होने चाहिए, फॉल्स क्लेम्स नहीं होने चाहिए, साइड इफेक्ट्स, एडवांटेजेस, फीचर्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दे दो, क्लियर इंफॉर्मेशन दो। मिसलीडिंग, थर्ड लाइन पे तुमको मिलेगा मिसलीडिंग, गुमराह, ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो फ्रॉड करती हो, एग्जैजरेशन करके बताया हो, तो वो नहीं चलेगा। फॉल्स, मिसलीडिंग एंड वल्गर एडवर्टाइजमेंट्स, वो तो बहुत लोग आजकल देखते हैं, आजकल कम हो गया लेकिन सेंसरशिप आ गया एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर, अच्छा है। वल्गर एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, should be avoided. Consumers will appreciate only honest advertisements in the long run. Okay, so long run में जितना हो सके उतना, अगर तुम अच्छे एडवर्टाइजमेंट्स दोगे तो भाई customers will appreciate that thing. Okay, fifth point. For advertisement plays a very important role. अमूल इज वन ऑफ द ब्रांड्स जो एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से फेमस हुआ है, नहीं क्वालिटी प्रोडक्ट्स देता है, लेकिन सिर्फ क्वालिटी देके नहीं चलेगा। तो बड़े अच्छे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स होते हैं अमूल के। कोलगेट एक ब्रांड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ही आगे बढ़ा, आज भी कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट सुपर स्ट्रॉन्ग होता है। कोई बहुत जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होते, लेकिन काफी रिलायबल एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। अगर तुमने 2 साल पहले का कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट अगर नोटिस किया है, वो लोग बोलते हैं, हम लोग मतलब कुछ लेडीज का इंटरव्यूज दिखा है टेस्टिमनी जैसा, एंड दे से कि कोलगेट है तो भरोसा है, हम लोग सालों से कोलगेट यूज कर रहे हैं, टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, इससे बहुत फर्क पड़ता है। कुछ ऊट पटांग हेलीकॉप्टर लेके ट्रक लेके आ जाओ हेलीकॉप्टर से वगैरह, ऐसे सब ऊट पटांग एडवर्टाइजमेंट करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती। डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट। थम्स अप आज तक मैं जब से छोटा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ थम्स अप के ऐसे ऊटपटांगी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं टू अपील टिपिकल पेक्यूलियर क्राउड, वही लोग थम्स अप खरीदते हैं। तो वैसा ही टारगेट ऑडियंस के लिए, लेकिन ये गलत है, ये अनफेयर एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन इसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, हालांकि कोई इसे स्टंट्स करता नहीं है, पहले किए थे। और आज भी तुम देखोगे तो जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं थम्स अप के, तो वो दिखने लायक नहीं रहता, लेकिन उसके नीचे एक मैसेज होता है, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में होता है, डोंट ट्राई दिस एट होम वगैरह, ऐसा कुछ। कौन पढ़ता है? वो नहीं पढ़ता। तो ऐसे बेटर ये एडवर्टाइजमेंट दिखाया नहीं करो, करेक्ट है, लेकिन वो तो दिखाएंगे क्योंकि उनको प्रोडक्ट बेचना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थम्स अप या कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत कम होता है। जो बॉटल अगर हम 15 रुपए में परचेस करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक का, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पकड़ लो 3 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। मैं एक रीजनेबल फिगर बोल रहा हूँ, 3 रुपए से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ट्रांसपोर्ट का खर्चा पर बॉटल 1-1.5 रुपया, 2-4 रुपया पकड़ो। रिटेलर का खर्चा, कूलिंग चार्जेस वगैरह मिला के 8 रुपया पकड़ लो। 9-10 रुपया मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं जाएगा। 5 रुपया प्रॉफिट एलिमेंट मिला के 10 रुपया होना चाहिए। तो सर इतना ज्यादा प्राइस क्यों लगाते? उसका रीजन ये है कि ब्रांड एम्बेसडर जो अपॉइंट करते हैं सलमान खान वगैरह को, इनके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और वो पैसा तुमसे वसूल किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा तुमसे वसूल किया जाता है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एग्जैक्ट कैलकुलेट कि इतना इसका भाव इतना ही हो। सब्जी का भाव हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, थम्स अप पेप्सी का अंदाजा नहीं लगा सकते, बिकॉज सारे
प्रोडक्ट्स का भाव ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ओवर प्राइस्ड। तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो अलग बात है, वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। हालांकि अटेम्प्ट होते हैं, हम लोग सब लोग होते हैं, एडवर्टाइजमेंट का उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट है, बट दैट कॉजेस सीरियस हार्म टू द एनवायरनमेंट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर चल रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, बिकॉज इसके लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वाटर। ये फैक्ट्री जहाँ पे लगते हैं वहाँ पे जो हार्वेस्ट करते हैं, मतलब पूरा हार्वेस्ट नहीं बोल सकते उसको, एक्सट्रैक्ट करते हैं, सॉरी, पानी जमीन से। और जो जमीन के अंदर रिजर्वर है, नेचुरल रिजर्वर है जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक अननेसेसरी कमोडिटी है, कोई यूजलेस कमोडिटी बनाने के लिए जिसका कोई फायदा नहीं है। रादर कर रहा है तो डैमेज ही कर रहा है। क्यों सर? क्योंकि प्रॉफिट कमाना है उनको। तो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स में पानी यूज होता है, ये सबसे बड़ा डेंजर है। तो पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं सर, वो हार्मफुल करते हैं। देखो बात समझो, अंदर जो मिनरल्स अंदर अंदर जो तुम लोग पेस्टिसाइड्स फार्मिंग के लिए यूज करते हैं बोलोगे, इनके प्लांट सिटीज में नहीं होते, इनके प्लांट विलेजेस के साइड होते हैं। तो जो जमीन पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल के खराब कर दी है, वो जो पानी है उसमें भी पेस्टिसाइड चले गए, और वो पेस्टिसाइड्स हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक के थ्रू लेते हैं। उसका टेस्टिंग उतना अच्छा नहीं होता, और बहुत ज्यादा पानी अननेसेसरीली यूज हो रहा है। सो ये कोशिश करनी चाहिए हम लोगों ने कि जितना हो सके उतना सॉफ्ट ड्रिंक्स का कंजम्पशन कम करें या बंद ही कर दें। वैसे भी अपने लिए अच्छा नहीं है, हड्डियों के लिए अच्छा नहीं है, इन द लॉन्ग रन सीरियस डैमेज होता है, वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं। बट ये पॉइंट बहुत कम लोगों को पता होगा, इसलिए मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा पानी वेस्ट हो रहा है इसके ऊपर, और सूनर और लेटर एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि पानी के लिए लड़ाई होगी। और ये एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। ये हमने कोशिश करनी चाहिए एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। मोदी जी बोल रहे आत्मनिर्भर बनो वगैरह, ठीक है, वो तब बनेंगे तब बनेंगे। अभी फिलहाल इतना कर सकते हैं कि डैमेज कम से कम करें। एनीवे, जनहित में जारी, आगे बढ़ते। फिर पॉइंट, आफ्टर सेल सर्विस जितना कोशिश करना चाहिए, स्पेशली ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह, इनके केस में कोशिश करनी चाहिए कि भाई, कोशिश नहीं, देनी ही चाहिए आफ्टर सेल सर्विस फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वारंटी। Efficient and effective after sales service, helps to establish good relations between the consumers and organizations. Maruti is the best example. सबसे ज्यादा सर्विस सेंटर से मारुति ने एडवर्टाइजमेंट में भी इसके ऊपर ही फोकस किया था, बहुत अच्छा फोकस किया था। आजकल ये एडवर्टाइजमेंट्स कम हो रहे हैं, लेकिन 6-7 साल पहले तक मारुति ने इसके ऊपर तगड़ा एडवर्टाइजमेंट किया कि जहां पे तुम नहीं जाओगे, जहां पे लोग नहीं जाते, वहां पे भी मारुति सर्विस सेंटर है। एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट था, मैंने अभी पुराने सीरियल्स देख रहे, नॉस्टैल्जिक हो रहे, तो वहां पे पुराने एडवर्टाइजमेंट्स भी देखने मिल रही है। तो वहां पे कैसा था कि दो दोस्त किधर रेगिस्तान में घूम रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, गाड़ी बंद पड़ी है, लेकिन मारुति सर्विस सेंटर है। और दिस इज द इम्पोर्टेंस, इफ यू प्रोवाइड बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस, तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। गाड़ी सेम ही है, गाड़ी में कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेसिफिकेशन है, ये बात नहीं है, कंपोनेंट्स कुछ बहुत अच्छे लगते हैं, ये भी बात नहीं, लेकिन भाई गाड़ी है तो बिगड़ेगी कभी ना कभी, और जरूरत पड़ेगी कभी ना कभी। तो भाई जिधर जाओ उधर, अगर जिस कंपनी का सर्विस सेंटर ज्यादा है, तो भाई मैं बाय डिफॉल्ट एटलीस्ट कोशिश करूंगा कि वही गाड़ी लूं। तो भाई ये दोनों का, अब ये इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि पार्टनरशिप में चल रहा है मारुति एंड सुजुकी। सुजुकी पूरा टेक्निकल पार्ट संभालता है, मारुति सर्विस सेंटर और मार्केटिंग का पार्ट संभालता है, और डीलरशिप संभालता है। तो दोनों ने अपना रोल सेग्रीगेट कर लिया है, इसलिए इतना इफेक्टिव ब्रांड है। कोई एक्सेप्शनल क्वालिटी नहीं दे रहा है, नॉर्मल क्वालिटी है, लेकिन ये कुछ चीजों की वजह से मारुति सुजुकी की गाड़ियां ज्यादा चलती है। इसी की वजह से तुमने कभी सोचा होगा, देखा होगा कि रीसेल वैल्यू ज्यादा मिलता है, कि इनकी वजह से रीसेल वैल्यू ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए लोग मारुति की गाड़ी खरीदते हैं। बिकॉज सूनर और लेटर तुम कभी ना कभी तो उसको गाड़ी को बेचोगी, आज नहीं तो कल। तो तुम यही गाड़ी कोशिश करोगे लेने की जो भाई जिसका रीसेल वैल्यू ज्यादा हो।
मारुति का रीसेल वैल्यू ज्यादा है, उसका यही रीजन है कि भाई सेकेंड हैंड गाड़ी ज्यादा बीमार पड़ती है, तो डॉक्टर्स इजीली अवेलेबल है गाड़ी के। यही बात है कि आफ्टर सेल सर्विस अच्छी दे दो, प्रोडक्ट अच्छा चलेगा। 6 पॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोशिश करो जितना ज्यादा रिसर्च कर सको उतना, यू विल कम विथ न्यू प्रोडक्ट्स, अ प्रोडक्ट विथ न्यू इम्प्रूवमेंट्स। करते हैं फॉरेन कंपनीज उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट भी हाई रहता है। इंडिया में ये कम होता था, अभी धीरे धीरे फोकस कर रहे हैं, रिसर्च पे ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए। Organization should conduct research and development to improve the quality of goods and to reduce the cost of production. नई मशीनरी आएगी तो कॉस्ट कम होता है। This will minimize the final prices charged to the consumers. अगर तुम ऐसा मशीनरी लेके आ जाओ जो लेटेस्ट मशीन है, जिसमें कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्शन हो, उससे क्या होगा, you can pass this benefit to the consumers by charging lesser price. It must provide quality products such standards such as BIS. सुना होगा मार्क्स होते हैं, BIS मार्क। BIS मार्क्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे होते हैं, 4 स्टार्स 3 स्टार्स वगैरह, और BS4 BS6 ये कार्स के रिलेटेड होते हैं, सुना होगा। B स्टैंड्स फॉर भारत इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स, ऐसा कुछ है। सो दैट स्टैंड्स फॉर कि भाई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर BIS मार्क रहेगा, 3 स्टार्स 4 स्टार्स, जितना स्टार्स रहेंगे उतने एनर्जी एफिशिएंट होगा वो प्रोडक्ट। स्पेशली रेफ्रिजरेटर और एसी में हम लोग हो जाते हैं, टीवी में नहीं यार, स्टार्स की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मली रहता है। 4 स्टार्स, जितना ज्यादा स्टार का एसी रहेगा उतना तुम्हारा एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। कोशिश करनी चाहिए कि भाई वैसे ही प्रोडक्ट्स खरीदे, तुम्हारा भी खर्चा बचेगा और एनर्जी कम यूज होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी पे अगेन रहा नहीं जा रहा, इसलिए बोल रहा हूँ। बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। नहीं, हम यूज करते हैं उसके वजह से पोल्यूशन होता है, वो बात नहीं। इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जनरेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। कोल एंड ऑयल, दो चीजें से इलेक्ट्रिसिटी बनती है मेनली, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग कोल के ऊपर ज्यादा डिपेंड है, बहुत ज्यादा CO2 बाहर निकलता है, सोच भी नहीं सकते, और उससे काफी पोल्यूशन होता है। तो अगर हम कंजम्पशन ही कम करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी कम होगा। अब ये पॉलिटिशियंस वगैरह क्यों नहीं बताते कि इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करो, बार बार अगर हमको बोलेंगे तो हम थोड़ा तो सोचेंगे, ये नहीं चाहते, लेकिन हमको तो पता है ना कि इससे पोल्यूशन होता है, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि बंद नहीं कर सकते हम लोग। उसके लिए भाई हिमालय शिफ्ट होना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा, वो बात नहीं है। जितना हो सके उतना कम यूटिलाइज कर सकते हैं, एसी की जरूरत नहीं रहती 12 महीने, जितना हो सके उतना एक तो यूज ही कम करो। वैसे भी तुम जितना एनर्जी यूज करोगे ना फालतू चीजों पे, दैट इज हार्मफुल टू यू। एसी इज प्रूवन कि भाई जितना कम यूज कर सको एसी का उतना अच्छा है, बिकॉज वो आर्टिफिशियल क्लाइमेट क्रिएट करता है, विच इज नॉट गुड फॉर यू। द एयर क्वालिटी ऑफ एयर इज ऑल्सो नॉट गुड इन द लॉन्ग रन। थोड़ा एसी यूज करोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो 7-8 महीने एसी यूज करते हैं 12 महीने में से, हार्मफुल, वेरी हार्मफुल। जो तुम इन शॉर्ट में ये बोलने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा आइडियलिस्टिक हो जाएगा, बट स्टिल जितना तुम एनवायरनमेंट को डैमेज करोगे उतना तुम खुद भी डैमेज होगे। नहीं, ये कोई धार्मिक विचार नहीं है। लिफ्ट यूज करोगे तो तुम्हारा कैलोरीज कम कंज्यूम होगा, और क्या कब बर्न होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिफ्ट से जगह पे तुम लोग अगर चढ़ के जाओगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है, और भी भाई लिफ्ट भी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी कम जनरेट होती है, पॉकेट में भी इम्पैक्ट कम होता है। तो ऐसा कोशिश करो जिससे तुम एनर्जी को भी कम यूज करोगे, तुम्हारा फिटनेस भी बढ़ेगा, बीमार भी कम पड़ोगे, ओवरऑल सबके लिए फायदा है। बिलीव मी, एक बार देख लो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, फिर तुमको पता चलेगा। फिर तुम बाय डिफॉल्ट कोशिश करोगे कि कम से कम यूज करें, कोशिश तो करोगे। हर बंदा अपने लेवल पे थोड़ी बहुत भी कोशिश करे, बहुत फायदा है। इसके रिलेटेड बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे, प्लीज गो एंड चेक। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। वी डिपेंड अ लॉट ऑन कोल। मैं कल परसों कोई एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे गल्फ कंट्रीज में
न्यूक्लियर पावर प्लांट सेट कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एनर्जी, इतना सा यूरेनियम, यूरेनियम इज द बेस्ट, मतलब आई मीन द मेन रॉ मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड, मेन टूल विच इज रिक्वायर्ड, इतना सा यूरेनियम कम से कम 100-200 ऑयल के क्या बोलते हैं उसको कैंस को रिप्लेस करता है, अगेन 500 इतना सा यूरेनियम 1 टन कोयले को रिप्लेस करता है, इतना यूरेनियम, इसलिए उसको न्यूक्लियर बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसका इम्पैक्ट जबरदस्त होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब का साइज बड़ा नहीं रहता, उसका इम्पैक्ट बड़ा रहता है, क्योंकि उसके एक एक एटम में बहुत ज्यादा शक्ति रहती है। तो यूरेनियम का इतना सा सब्सटेंस या इतना सा जो मैटर है वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये करता है, जो एक 200-300 ऑयल के कैंस या ये 1 टन कोयला जितना एनर्जी यूज करेगा, विच इज गुड, बट वो भी डैमेज करता है। आजकल ये चल रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स करे, लेकिन वो भी एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। सो आई बॉटम ऑफ माय हार्ट, मतलब दिल से बोल रहा हूँ कि भाई जितना हो सके उतना कोशिश करो, इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन ज्यादा हो, ताकि ये रिन्यूएबल, 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, तुम पेपर में लिख सकते हो, आगे एक क्वेश्चन भी आएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोल वगैरह वगैरह ये सब चीजें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो रिन्यू नहीं होने वाले, यूज करके तुम खत्म कर दोगे, फ्यूचर जनरेशन को कुछ नहीं मिलेगा, प्लस वो यूज करोगे उसकी वजह से डैमेज होगा एनवायरनमेंट। तो लूज लूज सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन होता है ना, वैसे ये लूज लूज सिचुएशन, हारना ही है बस। ओके, सो प्लीज कोशिश करना भाई, आज के दिन के लिए इतना काफी हो गया। बीआईएस एंड एगमार्क, व्हाट इज एगमार्क? एग्रीकल्चरल मार्क, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट ठप्पा लगाती है। एगमार्क है आजकल FSSAI नाम का मार्क है, फूड प्रोडक्ट्स पे होता है, वो अगर मार्क है तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, तो कोशिश करनी चाहिए कि वो मार्क रहे, FSSAI मार्क, वो भी तुम लोग वहां पे लिख सकते हो। ये कुछ मार्क्स है जिससे प्रोडक्ट का क्वालिटी इंश्योर होता है। चलो भाई, नेक्स्ट 7th, रेगुलर सप्लाई, जितना हो सके उतना सप्लाई रेगुलरली करो, क्योंकि शॉर्टेज होगा तो प्राइस बढ़ेगा। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना सप्लाई करो। कंज्यूमर शुड बी सप्लाइड विद गुड क्वालिटी, विद गुड्स रेगुलरली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय देम। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज या होर्डिंग बोलते हैं, ब्लैक मार्केटिंग, बात ही की है, एक साथ मतलब शॉर्टेज कर देने, तुमको पता है इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, कि शॉर्टेज करके रख देने का, आर्टिफिशियल शॉर्टेज करने का, बहाना देने का कि भाई इस वक्त कल्टीवेशन ही नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई, या बारिश ज्यादा हुई, सारा क्रॉप्स जो भी थे वो बह गए, और जमा करके रखने का होर्डिंग्स में, और फिर भाई वो उसकी प्राइस शूट हो जाएगी, फिर बाद में धीरे धीरे अनियंस में ज्यादा होता है ये पार्ट। और आजकल तो कुछ जेंट्स भी खाने लग गए हैं, तो बोलना ये चाहता हूँ कि भाई इसका डिमांड ज्यादा बढ़ गया, जेंट्स को एक्सक्लूड भी करेंगे तो भी बहुत सारे लोग बाकी के अनियंस तो रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, डेली बेसिस पे खाते हैं, तो उनके लिए तो सीरियस प्रॉब्लम है। दिस इज रेगुलर सप्लाई, तो अनियंस वगैरह एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिसेस ना करो तो अच्छा है। 8 पॉइंट, अटेंड कंप्लेंट्स, सिंपल सी बात है, कंज्यूमर्स की जो कंप्लेंट्स होते हैं उनको इमीडिएटली अटेंड करो। क्विक एंड इफेक्टिव ग्रीवेंस रेड्रेसल, व्हाट इज रेड्रेसल? सॉल्व और रिजॉल्व should be implemented. Suggestions of customers should be welcome. Customer feedback number भी होता है, पार्ले जी के बिस्किट के पीछे भी है, देना चाहिए। 1-2 लोग होते ही है, 1-2 नहीं यार, मतलब बहुत लोग होते हैं वैसे, जो कस्टमर फीडबैक देते हैं कि सर कुछ क्वालिटी में चेंजेस हुए। ऑल सजेशंस आर वेलकम। 9 पॉइंट, ट्रेनिंग, ये क्या है सर? नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रोडक्ट्स होते हैं तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोड्यूसर टू ट्रेन देम। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड अरेंज ट्रेनिंग फॉर देयर कंज्यूमर्स, आइदर फ्री और बाय चार्जिंग रीजनेबल फीस। घर पे आदमी भेजो, फ्रिज वगैरह, कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रोडक्ट्स है, तो नॉट इन ऑल गुड्स, लेकिन जो टेक्निकल गुड्स है उसमें हेल्प करनी ही चाहिए, कुछ नया टेक्नोलॉजी लेके आया हो तो। मैंने सुना है कि मेरे फ्रेंड के इज इन अ कॉर्पोरेट, तो उसके एमडी ने रोल्स रॉयस परचेज किया था। रोल्स रॉयस आपको पता है, इज वेरी वेरी एलीट क्लास का गाड़ी,
उसका ट्रेनिंग होता है, किधर बैंगलोर में या किधर था, तो वहां पे उसने उसके शोफर को भेजा, शोफर मतलब ड्राइवर, बड़ी गाड़ी है तो भाई शोफर बोलेंगे ना, उसको भेजा वहां पे। उसका 7-8 दिन के लिए ट्रेनिंग होता है हाउ टू यूज दैट व्हीकल, बिकॉज अगर तुम अच्छे से यूज नहीं करोगे तो नाम रोल्स रॉयस का खराब होगा। उसका ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग का वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप पे तुम अच्छे से देखते हो और फिर बाद में यू कैन ड्राइव अ कार। सिर्फ रोल्स रॉयस के लिए है ये, बाकी जैगवार वगैरह भी बड़े ब्रांड्स हैं, इसका ट्रेनिंग नहीं होता, मैंने तो नहीं सुना। रोल्स रॉयस का ट्रेनिंग होता है ऑफिशियल, ऑब्वियसली चार्जेस लेती है। Last point, avoid customer exploitation. Business should avoid unfair trade practices which lead to exploitation. Also, they should avoid monopolistic competition. भाई जितना हो सके उतना मोनोपोली करोगे तो कंज्यूमर के लिए बुरा है। कोशिश करनी चाहिए कि कंपटीशन में रहे, फेयर कंपटीशन रखे, कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉइटेशन ना हो। तो ये सब पॉइंट्स थे, एक एक करके देखते हैं वापस कि क्या क्या पढ़ा हमने। पहले क्या पढ़ा सब 2 मिनट में रिवीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, पहले क्या था सर, जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉइज को जितने हो सके उतना जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करो जिससे पीसफुली काम करे वर्कर्स, दे कैन, इट कैन रेज देयर मोरल, मोटिवेशन एंड लॉयल्टी। रेम्यूनरेशन देना चाहिए, सैलरी, वेजेस वगैरह, इंसेंटिव्स, अलाउंसेस रेगुलरली, इंक्रीमेंट्स या रिवाइज करने चाहिए, मतलब सैलरी टाइम टू टाइम बढ़ाओ। हेल्थ सेफ्टी मेजर्स दो, पोल्यूशन कंट्रोल करो, गॉगल, सेफ्टी मास्क, मेडिकल फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, ये सब प्रोवाइड करो। गुड वर्किंग कंडीशंस भी देनी पड़ेगी। अरे ये रह गया होगा शायद, ड्रिंकिंग वाटर, वेंटिलेशन, ये सब था शायद, ये मिस हो गया पॉइंट। नेसेसरी स्टेप्स टू अवॉइड एयर, वाटर एंड साउंड पोल्यूशन। ओके, देयर शुड बी प्रॉपर वर्किंग आवर्स, ब्रेक्स एंड रेस्ट पॉजेस, सॉरी ये पॉइंट मिस हो गया था। वर्किंग आवर्स प्रॉपर होने चाहिए, बीच में ब्रेक होना चाहिए, रेस्ट पॉज होने चाहिए, एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन मतलब हवा आने जाने के लिए, पानी की फैसिलिटी, ये सब चीजें तो बेसिक है सर। ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई वर्कर ट्रेड यूनियन यानी कि वर्कर्स यूनियन ज्वाइन करना चाहता है तो भाई उसको अलाउ करना चाहिए। स्ट्राइक एंड लॉकआउट जितना हो सके उतना भाई ना हो, यही देखो, और बैन कर दो जल्दी से। और वो तब पॉसिबल है जब भाई to provide best quality service, best treatment to the workers. Education, training, regularly training and education देना चाहिए। Second line is very important, introduction and refresher training. नया ज्वाइन किया तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, रिफ्रेशर ट्रेनिंग मतलब to update the employees regarding the latest developments. 7 point, workers participation in management. This is help, it is very helpful to create a sense of belongingness. A manager should welcome the ideas of the workers. भाई अच्छा, और इससे फायदा ये होता है कि एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाता है, ये याद रखो। एम्प्लॉय टर्नओवर हम लोग वैसे भी पढ़ने वाले सेपरेटली मैनेजमेंट। प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल्स वगैरह। प्रमोशन के क्राइटेरियाज पहले से अच्छे से सेट कर लो, इसके इंफॉर्मेशन वर्कर्स को दे दो सो दैट दे कैन पुट मोर एफर्ट्स टू गेन प्रमोशन। कस्टमर्स के जो भी कंप्लेंट्स है, सॉरी एम्प्लॉयज के जो भी कंप्लेंट्स है, माय मिस्टेक, उनको अच्छे से सॉल्व करो। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर अच्छा रखो अगर जरूरत पड़े तो। और कुछ मिसलेनियस में कुछ पॉइंट्स थे, वो तो भाई ना चाहो कर सकते हो। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स का था, और क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे दो, आईएसओ स्टैंडर्ड्स वगैरह। फेयर प्राइसिंग, एमआरपी होनी चाहिए, उससे ज्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए स्पेशली रिटेलर्स ने। सेफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए, और अगर अनसेफ है तो भाई कंज्यूमर्स को उसके अकॉर्डिंगली भाई इंस्ट्रक्शन दे दो या डिक्लेरेशन दे दो। एडवर्टाइजमेंट शुड बी ऑनेस्ट, साइड इफेक्ट्स वगैरह के बारे में भाई क्लियरली बोल दो। कन्वे करेक्ट इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग वल्गर एडवर्टाइजमेंट्स मत दो। आफ्टर सेल सर्विस प्रॉपर रहना चाहिए, स्पेशली इन ड्यूरेबल गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, और सर्टिफिकेशन वगैरह प्रॉपर लेना चाहिए, स्टैंडर्ड्स, बीआईएस, एगमार्क वगैरह। एगमार्क एग्रीकल्चरल मार्क, बीआईएस, आईएसआई भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए होता है आईएसआई, स्विचेस वगैरह के लिए होता है, या हेलमेट्स के लिए होता है। इंडियन स्टैंडर्ड, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया, सॉरी। तो वो आईएसआई मार्क हो तो भी अच्छा है। तुमको फुल फॉर्म नहीं लिखने होते, फुल फॉर्म हम लोग कभी यूज भी नहीं करते। रेगुलर सप्लाई, in order to maintain, now this is to help to stabilize the price, because if you regularly supply the goods depending on the demand,
प्राइस विल बी स्टेबल, वो भी अच्छा है। आर्टिफिशियल शॉर्टेज या होर्डिंग नहीं करना चाहिए। कंप्लेंट्स कंज्यूमर्स के जो भी है उसको इफेक्टिवली यूज करो, सॉल्व करो, इम्प्लीमेंट करो ऐसे कि भाई वो सॉल्व हो जाए। ट्रेनिंग, जरूरत पड़े तो कंज्यूमर्स को ट्रेनिंग दे दो, आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और बाय चार्जिंग रीजनेबल फीस। एक्सप्लॉयटेशन कम करो। व्हाट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस मत करो, लाइक ओवर प्राइसिंग, रॉन्ग मेजरमेंट। नायक मूवी देखा होगा तो नायक मूवी में ऐसा दिखा था, वो मेजरमेंट के टाइम उस पर मैग्नेट लगा देते हैं ताकि वजन कम भरे रहे, मतलब उसका पर पर्सन फायदा होता है। या पेट्रोल पंप्स में होता है, वो टेम्परिंग करते हैं कुछ पेट्रोल पंप्स में, मीटर में कुछ झोल झाल करते हैं। पर पर्सन अगर 5 रुपए का भी मैंने पेट्रोल चुरा लिया, उसको तो समझेगा मैंने कि 5 रुपए का पेट्रोल चुराया, बिकॉज आई कैन नॉट चार्ज मोर प्राइस। तो मैं क्या करता हूँ, पेट्रोल मारता हूँ। 5 रुपए का पेट्रोल मैंने कहा, मीटर वही दिखाएगा, लेकिन इससे फायदा मुझे होगा, काफी फायदा होगा। ये गलत है, ऐसी सब चीजें नहीं करनी चाहिए। ये इसके लिए बेस्ट थिंग ये है कि अगर पेट्रोल पंप पे जाओगे तो 100-200 या मल्टीपल्स में पेट्रोल यूजुअली मत लेना। 240, 245 वगैरह करना। कार्ड से अगर कर रहे हो, स्वाइप कर रहे हो या पेटीएम से पेमेंट कर रहे हो तो तुम लोग 244 भी पे कर सकते हो, छुट्टे वगैरह का टेंशन नहीं है। तो ऐसे केस में ऐसे और फिगर्स का पेट्रोल भर लेगा। या एक ऐसा होता है कि उसको स्टार्ट करने को बोल देने का और एक रैंडम फिगर पे आके स्टॉप करवा देने का। टेम्परिंग हो ही नहीं सकता ऐसे केस में। चालू रखो, हम बोलेंगे तब बंद कर दो, वो ना नहीं बोल सकता। वो स्टार्ट कर देगा, फिर तुम उधर एक पॉइंट पे स्टॉप कर दो तुम्हारे हिसाब से, तुमको जब जगे वो। दीज आर द बेसिक थिंग्स यू कैन अडॉप्ट इन ऑर्डर टू, भाई तुम्हारे साथ चीटिंग ना हो। विल नेवर नो कहाँ पे चीटिंग हो, कौन से पेट्रोल पंप पे होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर बात करेंगे, आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।